गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS इटावा भोपजी चोमू जयपुर के लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, और प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इसका लास्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, उनकी हम बात करें तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित कर रहे हैं। एक है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक जो वातावरणीय कारक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। आंतरिक कारक जो पादप की इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो बाह्य कारकों के अंतर्गत तो आता है प्रकाश है, तापमान है, CO2 की मात्रा है, मृदा जल है, ऑक्सीजन है। ये सब पादप बाहरी एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है और ये सब के सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। उसके बाद में आंतरिक जो कारक हैं उनमें आता है पर्णहरित, क्लोरोफिल की जो मात्रा है पत्ती में वो, दूसरा पादप में संचित भोजन की मात्रा है वो, और थर्ड आता है पत्ती की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है। अब इन सब की हम बात करें उससे पहले हम यहाँ बात करेंगे, एक तो सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना की बात करेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे लिबिंग का न्यूनतम का नियम पढ़ेंगे, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ेंगे, एक है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का सिद्धांत। इन सब को हम पहले बात करेंगे, उसके बाद में ये जो कारक हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। तो सेक्स जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने प्रधान बिंदु संकल्पना दी और इन्होंने कहा कि कोई भी जो अभिक्रिया है वो बहुत सारे कारकों द्वारा क्या करती है, प्रभावित होती है। और प्रभावित होती है तो इस क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हो सकते हैं उन कारकों के यहाँ इन्होंने मान बताए, और ये जो मान हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ समझें, ये प्रकाश संश्लेषण की दर है, और यहाँ कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा न्यूनतम मान या बिंदु, वह मान किसी कारक का वह मान जो किसी अभिक्रिया को, या हम कहें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको प्रारंभ करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, या जितनी मात्रा आवश्यक होती है वह मान क्या कहलाता है, न्यूनतम मान कहलाता है। और किसी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किस पर अधिकतम हो, प्रकाश संश्लेषण की दर कहाँ हो, अधिकतम पहुंच जाए, वह जो मान है कारक का उस मान को हम कहेंगे श्रेष्ठतम मान। क्या कहेंगे, श्रेष्ठतम मान। और किसी कारक का वह मान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल क्या हो जाए, कम हो जाए, या क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसे हम कहेंगे अधिकतम मान। क्या कहेंगे, अधिकतम मान। तो यहाँ जो मान होगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उसे हम कहेंगे न्यूनतम मान या बिंदु। दूसरा, वह किसी कारक की वह मात्रा या वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो उच्चतम स्तर तक पहुंच जाए, उसे ऑप्टिमम, श्रेष्ठतम या ऑप्टिमम अनुकूलतम क्या कह देंगे, मान कह देंगे। और थर्ड आता है अधिकतम मान, किसी कारक की अधिकतम मान, किसी कारक की वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है या बंद हो जाती है। वो जो मात्रा है किसी कारक की उसे हम कहेंगे अधिकतम मान। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से सेक्स ने क्या कहा है, प्रधान बिंदु कहा है। क्या कहा है, प्रधान बिंदु।
तो क्लियर यहाँ पर सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कर देंगे हम, प्रधान बिंदु कहेंगे। तो पहला न्यूनतम मान, दूसरा श्रेष्ठतम या अनुकूलतम, और थर्ड मान की हमने बात की अधिकतम मान। नेक्स्ट हम समझें लिबिंग का निम्नतम का नियम या लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये नियम ये कहता है कि किसी क्रिया को या प्रकाश संश्लेषण क्रिया को यदि बहुत सारे कारक क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो जिस कारक की मात्रा सबसे कम है, जिस कारक की मात्रा सबसे कम है उसके ऊपर वह जो क्रिया है वो क्या करती है, निर्भर करती है, या उस क्रिया की अभिक्रिया की जो दर है सबसे कम मात्रा में जो कारक होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। इनके बाद में ब्लैकमैन, इन्होंने सीमाकारी कारक का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। और ब्लैकमैन्स थ्योरी ऑफ लिमिटिंग क्या है, फैक्टर है। और ये कह रहा है यहाँ पे लिबिंग्स का जो निम्नतम का नियम है उसी में रूपांतरण करके ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारक का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कहा है कि एक निश्चित समय में, अमुक समय में यदि कोई क्रिया, हम बात कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण या अन्य कोई क्रिया जो एक से अधिक कारकों द्वारा क्या होती है, प्रभावित करती है। यदि कोई क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, तो उस निश्चित समय में जिस कारक की मात्रा सबसे कम है या सांद्रता सबसे कम है उसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या करेगी, निर्भर करेगी। यहाँ सीमाकारी से मतलब है कि किसी पदार्थ की निम्नतम सांद्रता जो है वो क्या दर्शाती है, सीमाकारी दर्शाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो एक से अधिक कारकों द्वारा यहाँ क्या होती है, प्रभावित होती है। और इनमें से जिस कारक की सांद्रता सबसे कम है प्रकाश संश्लेषण की दर उसी के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे हम बात करें कि पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो उपलब्ध है लेकिन CO2 की जो मात्रा है वो कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो यहाँ प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। सीमाकारी कारक कौन है, जिसकी सांद्रता कम है, कौन है, CO2। तो CO2 के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करेगी। जैसे जैसे CO2 की सांद्रता को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक निश्चित समय में यदि कोई अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो वह क्रिया उस कारक द्वारा प्रभावित होगी जिसकी सांद्रता सबसे कम है, और उस कारक को हम कहेंगे सीमाकारी। क्या कहेंगे, सीमाकारी। तो सीमाकारी कारक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, जब तक कोई दूसरा कारक सीमाकारी नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसको कौन कौन से कारक यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बात की है किसकी, प्रकाश की, प्रकाश की, लाइट की। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो पादप हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है सबसे अधिक जो होगी वो लाल क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, लाल क्षेत्र में, लाल प्रकाश में। उससे कम जो होगी वो कौन से प्रकाश में, नीले प्रकाश में होगी। हमने पहले ही बात की थी कि पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होगी, दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में होगी। अर्थात पादप जो हैं वो 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है उसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में लेता है। और इस दृश्य स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश था उसे फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन कहा था, पार कहा था, PAR कहा था। तो पार जो था 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश था, जो दृश्य स्पेक्ट्रम था, और इस दृश्य स्पेक्ट्रम में ही प्रकाश संश्लेषण की जो
क्रिया है वो संपन्न होती है। इसी प्रकाश को पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसमें पार में सातों जो रंग थे वो प्रेजेंट थे। इसमें जो लाल क्षेत्र था उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। नीले प्रकाश में लाल क्षेत्र से कम होगी। उसके बाद में हम बात करें जैसे हरे प्रकाश की, तो हरा जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, दर है, वो नहीं होती। पादपों द्वारा हरे रंग का जो प्रकाश है वो अवशोषित नहीं किया जाता। पत्तियां हरे रंग को क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं, हरे प्रकाश को ग्रहण नहीं करती हैं। तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है हरे प्रकाश में संपन्न नहीं होती है। अब जैसे जैसे प्रारंभ में हम प्रकाश की मात्रा को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। लेकिन अत्यधिक बढ़ाने के बाद में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसका कारण यहाँ यह है कि उच्च टेम्परेचर पर, वो उच्च प्रकाश पर अन्य कोई कारक जैसे CO2 है या मृदा जल है, ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएंगे, सीमाकारी हो जाएंगे। और इनके सीमाकारी होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले अन्य जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम वगैरह होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। उनके कारण भी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर, तापमान। सामान्यतया पादप जो हैं उनमें 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, ये तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर है, अनुकूलतम तापमान है। प्रारंभ में जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। लेकिन टेम्परेचर और बढ़ाने पर अन्य कोई कारक क्या हो जाएगा, सीमाकारी हो जाएगा। अर्थात अन्य कारक की मात्रा जो है, सांद्रता जो है, कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब तक कोई कारक सीमाकारी नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की दर यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। अनुकूलतम टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, मध्य में है। इससे ऊपर यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो अन्य कारक के सीमाकारी होने से, या उच्च टेम्परेचर पर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। जैसे C3 साइकिल में मुख्यतया रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है, तो उच्च टेम्परेचर पर ये एंजाइम विकृत हो जाता है। C3 साइकिल की जो क्रिया है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। लेकिन हम बात करें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें मरुदभिद पादपों की, कुछ कॉनिफर्स की बात करें, जैसे जूनिपेरस की बात करें, कॉनिफर्स में जूनिपेरस, तो इसमें लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या रहती है, जारी रहती है। इसके अलावा हम कुछ शैवालों की बात करें जो गर्म जल के स्रोतों में पाए जाते हैं, तो उनमें लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या होती है, जारी रहती है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, तो यहाँ हमने बात की कुछ जूनिपर्स हैं, उनमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ रहती है, जारी रहती है। कुछ शैवाल्स की बात करें उनमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रारंभ रहती है या जारी रहती है। लेकिन अनुकूलतम जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है। उससे उच्च यदि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है अन्य एंजाइम्स जो हैं वो विकृत हो जाते हैं। जैसे रूबिस्को एंजाइम भाग ले रहा है तो ये प्रभावित होगा, विकृत होगा, और उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें CO2 की सांद्रता की। आगे है CO2। एनवायरनमेंट में हम बात करें CO2 की सांद्रता, तो CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% के लगभग है। और जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है प्रारंभ में, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब तक अन्य कोई कारक क्या नहीं हो जाता, सीमाकारी नहीं हो जाता, तब तक प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो CO2 की सांद्रता बढ़ने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और कोई कारक यदि सीमाकारी हो गया, जैसे CO2 की मात्रा तो मिल रही है लेकिन पर्याप्त प्रकाश नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो उनकी मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ बात करें तो पादप जो हैं वो CO2 की लगभग 1% सांद्रता बढ़ने तक उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होती है, जारी रहती है।
C3 प्लांट्स की हम बात करें और C4 प्लांट्स की हम बात करें तो C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 की सांद्रता 0.05% से अधिक होने पर, जैसे जैसे उच्च बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें 0.03% CO2 की सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होगी, जारी रहेगी। अर्थात C3 प्लांट्स जो हैं उच्च CO2 सांद्रता पर ही उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो जारी रहेगी, जबकि C4 प्लांट्स जो हैं उनमें निम्न CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है या जारी रहती है। ऐसा क्यों होता है, पीछे आपको बता दिया कि C3 जो प्लांट्स हैं उनमें जो रूबिस्को एंजाइम है वो रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की भांति काम न करके यदि CO2 की सांद्रता कम है तो वो ऑक्सीजनेज की भांति काम करेगा और O2 जुड़ जाएगी फिर रूबिस्को के साथ और C3 साइकिल पूरा रुक जाएगा। जबकि C4 प्लांट्स जो हैं उनमें जो रूबिस्को है उसके लिए O2 उपलब्ध नहीं हो पाती है, केवल CO2 ही वहां तक पहुंच पाती है, इसलिए कम CO2 सांद्रता पर भी जो C4 प्लांट्स हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें मृदा जल की। जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसमें प्रमुख अभिकारक का रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि यह यहाँ हाइड्रोजन दाता का क्या करता है, कार्य करता है और जो जल है वो सीमाकारी नहीं होता है। लेकिन हम बात करें यदि जल की मृदा में अत्यधिक क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो उस पर ही ये सीमाकारी हो सकता है, अन्यथा सीमाकारी नहीं होगा। यदि जल की अत्यधिक कमी हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, गैसों का जो विनिमय है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और विनिमय रुकने पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, दर है, वो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है या रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन की या O2 की बात करें तो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता पर C3 प्लांट्स की हम बात करें O2 की जैसे जैसे सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता पर ऑक्सीजनेज एंजाइम के समान काम करेगा और अब PGA का निर्माण नहीं होगा। PGA का निर्माण न होकर 2 कार्बन युक्त फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात C2 साइकिल या प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। O2 की उच्च सांद्रता पर यह रूबिस्को ऑक्सीजनेज की भांति काम करता है। C3 प्लांट्स जो हैं उनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रारंभ होने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, क्रिया है, उसको प्रभावित करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल आंतरिक जो कारक है उनको समझें तो आंतरिक कारकों में सबसे पहले हम बात करें पर्णहरित की। यहाँ पर्णहरित की बात करें तो पर्णहरित जो है वो पर्णहरित प्रमुख क्या होता है, वर्णक होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। तो यदि पर्णहरित की मात्रा ज़्यादा है, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें संचित भोजन। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जैसे जैसे भोजन का निर्माण होता है, भोजन का संचय पादप कोशिका में होता रहता है, तो संचित भोजन की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इस भोजन का यदि स्थानांतरण अन्य भागों तक कर दिया जाता है, अर्थात संचित भोजन की मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पत्ती की सतह पर रंध्रों की संख्या है वो और रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो समय अवधि है वो, ये सब के सब प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। अर्थात पत्ती पर यदि रंध्रों की संख्या अधिक है और रंध्र अधिक समय तक खुले रहते हैं तो गैसों का विनिमय O2 CO2 का जो विनिमय है वो अधिक होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए जो CO2 है वो अधिक क्या होगी, मिल जाएगी, या CO2 का जो अवशोषण है वो पादप द्वारा अधिक किया जाएगा और अधिक किया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो अधिक हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? इस प्रकार से ये सभी जो कारक हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अपना जो फोटोसिंथेसिस था वो फोटोसिंथेसिस
चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर आज। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।